सभी को नमस्कार। पर्यावरण संरक्षण मंच के द्वारा आज वैश्विक कोरोना के संदर्भ में ओजोन परत एवं पर्यावरण प्रबंधन में मानव की भूमिका विषय पे हम सब एकत्रित हुए हैं। हम सबका स्वागत करते हैं पर्यावरण संरक्षण मंच की ओर से। पर्यावरण पोस्ट मीडिया पार्टनर है जो पर्यावरण संरक्षण मंच का ही एक यूट्यूब चैनल है। पर्यावरण संरक्षक एक मैगजीन है जो भी इस पर्यावरण संरक्षण मंच का ही एक मैगजीन है। आज दिल्ली के पर्यावरण पोस्ट के कार्यालय में से हम लोग इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसमें हमारे साथ माननीय बाबुल सुप्रियो जी, केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उनको जुड़ना है। माननीय राजेंद्र सिंह जी, जल पुरुष सचिव तरुण भारत, महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती जी, माननीय अर्जुन सिंह जी, माननीय समीर उरांव जी जो हम लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। श्री सनोज झा जी, IAS सचिव केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, वो भी हम लोग के साथ जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। अरुण कुमार जी भूविज्ञानिक हैं, तकनीकी वक्ता भी हैं। डॉक्टर राजेंद्र कोचर, मेजर जनरल रिटायर डॉक्टर राजेंद्र कोचर जी का भी स्वागत है, अभिनंदन है। श्री विजय पाल बघेल जी ग्रीन मैन के रूप में जाने जाते हैं। अभी सरकार ने उन पे 5 रुपया का टिकट भी उनके नाम से जारी किया है। इसके लिए भी हम सब बधाई देते हैं, उनका स्वागत करते हैं और वो हर कार्यक्रम में हम लोग के साथ सहयोग करते रहे हैं। हमारे बीच श्री शूलपानी सिंह जी हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ अभय सिन्हा जी हैं, महासचिव हैं, LNJP संस्था है, JP ट्रस्ट के रूप में, मैं उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ जितने लोग इस कार्यक्रम का लाइव देख रहे हैं, इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं और जिनका भी किसी तरह का सहयोग हम लोगों को प्राप्त होता है, लेखन, पठन, पाठन किसी भी रूप में, मैं उन सभी लोगों को इस मंच के माध्यम से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप देश के किसी कोने में हो जहां से हम लोगों को जुड़कर देख रहे हैं। बस इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को बचाएं और इस पृथ्वी को ठंडा करने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। बस इस का ध्यान अगर हम लोगों पर रहे तब तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य में हम सफल होंगे, अन्यथा ऐसे कई कार्यक्रम हम करते रहेंगे, आप जुड़ते रहेंगे, उसका कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। इसलिए मित्रों, साथियों, अब हम इस मंच से अपने भाई समीर उरांव जी से आग्रह करते हैं कि दीप जलाकर
अब माननीय समीर जी से आग्रह करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण मंच द्वारा आयोजित विषय पे अपना प्रकाश डालें। माननीय समीर जी। पर्यावरण संरक्षण मंच के तत्वाधान में आयोजित विश्व ओजोन दिवस के इस शुभ अवसर पर पर्यावरण के क्षेत्र में किस प्रकार से जो ओजोन परत में जो प्रभाव पड़ा है और खास करके अभी जो है वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण जो उत्पन्न परिस्थिति में किस प्रकार से जो है हम जो पर्यावरण प्रबंधन में जो मानव की जो अपनी एक भूमिका रही है, इस विषय पर आज वेबिनार के माध्यम से हम जुड़े हैं। उसमें सर्वप्रथम आज के इस वेबिनार के मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार में मंत्री आदरणीय बाबूलाल सुप्रियो जी, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आप हैं। साथ ही मुख्य वक्ता के रूप में श्री राजेंद्र सिंह जी हैं। आप सब जानते हैं जल पुरुष के नाम से आप पहचाने जाते हैं और सचिव तरुण भारत के आप हैं। इसी प्रकार से विशिष्ट अतिथि महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांत जी सरस्वती महाराज जी हैं। माननीय अर्जुन सिंह सांसद बैरकपुर, श्री सनोज झा जी सचिव केंद्रीय विद्युत विनिमयक आयोग, श्री अरुण कुमार जी भूवैज्ञानिक हैं, डॉक्टर राजेंद्र कोचर जो मेजर जनरल से रिटायर्ड हैं, श्री विजय पाल बघेल जी जो ग्रीन मैन से जाने जाते हैं, राकेश भास्कर जी जो आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, श्री सूरमणि सिंह चेयरपर्सन इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आप पटना से जुड़े हैं, श्री अभय सिन्हा जी महासचिव LNJP ISDC। आप सभी लोग विभिन्न जगहों से इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं। सर्वप्रथम मैं आप तमाम लोगों को आज विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर मैं आप सबों को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। निश्चित रूप से आप सभी लोग जानते हैं कि आज विश्व ओजोन दिवस है। पिछले 1995 से ही यह 16 सितंबर के दिन से पूरी दुनिया में यह जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। उसके पहले 1985 में ही यह देखा गया था कि ये पूरे जो ओजोन पर किस प्रकार से जो है ये पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ते हुए उस पर जो है किस प्रकार से ओजोन पर जो छिद्रण हो रहा था, इन सारे विषयों पर दुनिया भर के लोगों ने यह देखा, समझा और इसको बचाने के लिए किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। तो आज यह जो है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में आयोजित हुआ और तब से लगातार देश के कई ऐसे वैज्ञानिकों ने यह प्रयास कर रहा है कि कैसे हम पर्यावरण को रोक सकते हैं। आप सब जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन के 3 अणुओं के सम्मिश्रण से यह जो ओजोन की परत बनती है, लेकिन यह भी जानते हैं कि जिस तरह से जो है उच्च तापमान और परिवहन के कारण और जिस प्रकार से बड़े बड़े कल कारखाने जो औद्योगिक जो गतिविधियां हैं, इन सारे कारणों के कारण जो है ओजोन परतों में जो छिद्र होती है, जिसके कारण से जो यह पर्यावरण जो संतुलित होना चाहिए वह नहीं हो करके हम चाहे मानव हो चाहे वनस्पति हो जितने भी प्राणी हो इसमें किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे सारे विषयों पर हम आज चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। और निश्चित रूप से अभी वैश्विक महामारी के समय में जो लॉकडाउन के समय में जो ये सारी गतिविधियां थोड़ा रुक गई थी उस समय, या जो ओजोन परत और पर्यावरण किस प्रकार से जो है थोड़ा सा
शुद्धता की ओर बढ़ा था। जो आप जंगलों की ओर जाइएगा, गांव की ओर जाइएगा, या तो शहरों में भी जो है प्रदूषण थोड़ा सा कम हुआ था ऐसा दिखाई देता है। आज पशु पक्षी भी आज किस प्रकार से जो है गांव में दिखाई देता है, पहले दिखाई नहीं देता था। किस प्रकार से जो वनस्पतियों में भी कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। ऐसे सारे विषयों पर हम सब चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोग इस परिचर्चा में जुड़े हैं, इसलिए इस विषय को और आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने आज के इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय राकेश भास्कर जी से आग्रह करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय समीर उरांव जी। आपने इस महत्वपूर्ण राज्यसभा में चर्चा के दौरान कुछ समय निकालकर आज इन्वायरमेंट के विषय में अपनी रुचि दिखाई, इसके लिए भी धन्यवाद। और विषय को अच्छी तरीके से रखने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग से आप जुड़ गए हैं। हेलो, हमारे साथ भाई साहब यहाँ पे अपने समीर उरांव जी हैं। आपसे झारखंड में मिले होंगे, वहाँ प्रदेश में महामंत्री हैं और राज्यसभा में यहाँ सदस्य हैं राज्यसभा के। समीर उरांव जी, आपसे मिले हैं वहाँ झारखंड में। तो अविराज साहब उस समय विधायक हुआ करते थे 2005 से, और अभी राज्यसभा में वो हम लोग के साथ कार्यक्रम में यहाँ जुड़े हुए हैं। और तकनीकी तो हम भाई साहब अब लाइव में आपको यहाँ स्पीकर पे ये कर रहे हैं, यहाँ से लाइव जाएगा। तो अब जी बस हम 1 मिनट अब आपके हम बस हम अब हमारे साथ माननीय राजेंद्र सिंह जी, जो जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, और उन्होंने राजस्थान में अपने कर्म के द्वारा, अपने श्रम के द्वारा उन्होंने पूरे दुनिया को एक रास्ता दिखाया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑनलाइन पर। आप सभी मित्रों बंधुओं से आग्रह करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्काइप पे, या जो लोग फेसबुक और इसके माध्यम से देख रहे हैं हम लोग यहाँ दिल्ली में हमारे साथ समीर उरांव जी हैं, अभय सिन्हा जी हैं, पानी जी हैं, और पर्यावरण पोस्ट के कार्यालय से पर्यावरण संरक्षण मंच के द्वारा आज वैश्विक कोरोना के संदर्भ में ओजोन परत एवं पर्यावरण प्रबंधन में मानव की भूमिका विषय पर हम सब एकत्रित हुए हैं। अब आप माननीय राजेंद्र सिंह जी से आग्रह करते हैं कि आप अपने विषय को रखें ताकि जनमानस उसका लाभ उठा सके। माननीय राजेंद्र सिंह जी। प्रियश्री भास्कर जी, अभय सिन्हा जी, उरांव साहब और मित्रों, आज ओजोन दिवस है, विश्व ओजोन दिवस। इस पर भास्कर जी ने जो ये पर्यावरण मंच आयोजित किया है, इसमें कोविड-19 से पर्यावरण का संबंध और पर्यावरण पर प्रभाव ये जानना बहुत जरूरी है। इन्होंने एक अच्छा अवसर दिया मुझे ये बताने का। मित्रों, मैं आपसे इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो ओजोन लेयर है और ये जो पूरी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है, इस पूरे ब्रह्मांड में प्रकृति का जो जितना भी हम अपने लालच को पूरा करने के लिए, अपने लाभ के लिए प्रकृति का शोषण करते हैं, उससे प्रकृति की क्रोध, एंगरनेस बढ़ जाती है। तो जो कोविड-19 है वो किसी न किसी का लालच है, और किसी का लालच इतना ज्यादा हुआ है कि वो सबका शिकार करना चाहता था, खुद शिकारी बनकर। लेकिन भगवान ने और प्रकृति ने इतना प्रताप किया कि जो सबको शिकार करना चाहता था वो और खुद शिकारी बनना चाहता था, वो खुद शिकार हो गया और वो अपने देश को भी बचा नहीं पाया।
भारत तो फिर भी भारत में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या का रेशियो बहुत कम है अपेक्षाकृत। ये बात अलग है कि हमारी सरकारें कोविड-19 से बचने के जो उचित पहले उपाय चाहिए थे, उस तरह के उपाय नहीं कर पाए। फिर भी हमें जरूरी है हमारी सरकार भी इस कोविड-19 के प्रभाव को समझने की कोशिश करती है। तो एक अच्छी बात ये होगी जैसे बिना पैसा खर्च किए हमारी नदियों की सेहत सुधरने लगी, हमारा जो जुड़ाव खुला वो फिर से मिलने लगे। गंगा पैसा खर्च किए ठीक हुई, और जिस गंगा में हमने हजारों लाखों करोड़ खर्च किया था उसको ठीक नहीं कर पाए थे, उसकी सेहत में भी इस कोविड-19 के कारण सुधार हुआ। कोविड-19 ने एक तरह से दुनिया में ये दिखाने की कोशिश की कि जब तुम प्रकृति पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हो, जब तुम प्रकृति को अपने भोग के लिए सब तरह से उसका शोषण, उसका प्रदूषण, उसका अतिक्रमण बढ़ाते हो, तो प्रकृति में खुद बदलाव आता है। खुद प्रकृति अपनी शक्ति से आपको झुका देती है। तो एक तरह से ये जो कोविड-19 है और जो कोविड पहले जो कोरोना 2002 में हुआ था, ये सब प्रकृति के हैं, और इनको भारतीय आस्था में पर्यावरण की रक्षा के साथ बहुत गहराई से भारत जानता था। भारतीय ज्ञान तंत्र में इसकी एक बड़ी गहरी समझ थी, इसलिए भारत के वेदों में, उपनिषद में जो प्रकृति का सृजन करने वाले पंच महाभूत है, उन सबका ही वैदिक काल तक उन्हीं का सम्मान हम लोग करते थे और उसी को भगवान कहते थे। कि हम हिंदू पुनर्जीवन में विश्वास रखते हैं, इसलिए वो हम केवल अपने पुनर्जीवन में विश्वास नहीं रखते, हम अपनी प्रकृति के पुनर्जीवन में भी विश्वास रखते हैं। जिस प्रकृति ने हमें बनाया उसका पुनर्जीवन, उसका पुनर्जनन, उस नेचर का पुनर्जनन, ये बहुत जरूरी है। इसलिए मित्रों, मैं अपनी बात खत्म करते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम भारतीयों को, जो कि हम सब धर्मों का सम्मान करने वाले भारतीय हैं, जो कि हम पूरी दुनिया में सबसे बड़े तीर्थ के गौरवशाली इंसान है। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है गंगा, जिसको तीर्थ पूरी दुनिया मानती है। इसलिए हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी नदियों को, भारत जो नील नारी और नदी का सम्मान करता था, उस ज्ञान को दोबारा पर्यावरण के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। उसी ज्ञान से हम आगे बढ़ेंगे तो फिर से दुनिया के गुरु बनेंगे। मैं भास्कर जी अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपने देश को दुनिया का सिखाने के लायक गुरु बनाना चाहते हैं, तो हम केवल प्रकृति के प्यार, सम्मान, विश्वास, श्रद्धा, आस्था, इष्ट और भक्ति भाव से, अपनी प्रकृति से दुनिया की सीख दुनिया को दे सकते हैं। फिर हम कोविड-19 जैसी महामारियों से अपने आप बचने की शक्ति अपने अंदर सर्जित कर लेंगे और हम बचे रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बनेगी, और फिर ऐसे वायरस या ऐसे बैक्टीरिया या जो भी हमारे ऊपर उतना आक्रमण नहीं कर सकेंगे, और हमारा देश दोबारा से ऐसे संकटों से मुक्त रहेगा। क्योंकि हम शिकारी नहीं हैं, हम किसी के शिकारी नहीं हैं, हम किसी को शिकारी बनकर शिकार नहीं बनाना चाहते अपने पड़ोसी देश की तरह। हम तो सबको वासुदेव कुटुंबकम, जय जगत के नारों से इसी 21वीं शताब्दी में जीते हैं। इसलिए मित्रों, यदि हम दुनिया को ठीक से कोविड-19 के खतरों से बचाना चाहते हैं, तो हमें भारतीय आस्था से ही
पर्यावरण की रक्षा सीखनी होगी, समझनी होगी, और वो जो भारतीय ज्ञान तंत्र है उसको पुनर्जीवित करना होगा। जय हिंद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राजेंद्र सिंह जी। आपने तो भारत की परंपरा जो पहले गांवों में जो वृक्ष को हम लोग पूजते थे, आज भी पूजते हैं गांवों में, शहरों में परंपराएं कम हो गई है। और आपने जिस तरीके का अपना उद्बोधन दिया, इससे देश ही नहीं पूरे विश्व में अगर लोग लाभ उठाना चाहें तो हम पहले जैसे पीपर के वृक्ष को, नीम के वृक्ष को, इस सब को हम आस्था से जोड़कर पूजते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जनरेट करता रहा है और हम लोग जीवों को अपना संरक्षण देते रहा। इसलिए माननीय राजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा देश जितने लोग जुड़े हैं सब लोग इसका लाभ उठाएंगे और आने वाले समय में भी जिन युवाओं के पास ये वीडियो और बाकी के माध्यम से जाएगा, ये वेबिनार का वो लोग भी इसका लाभ उठाएंगे। हम सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। भारत माता की। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरा साथी आज नहीं था, इसलिए मैं आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोल पाया। फोन से अपने आपकी आवाज ही विश्व के सब लोग जानते हैं, भारत देश के लोग भी जानते हैं, अधिकांश लोग। झारखंड में तो हर एक लोग आपको जानते हैं, शुरू से आपका लगाव रहा है। और समीर जी को आप देखेंगे तो समीर जी भी मिले हैं आपसे। उस समय जब आप जाते थे, उस समय ये माननीय सरजू राय जी के साथ विधायक भी हुआ करते थे 2005 से 2000 जी। उसके बाद अभी राज्यसभा के सदस्य हैं और वहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के। तो ये भी सब लोग जानते हैं, इसलिए आपका उद्बोधन एक सराहनीय उद्बोधन रहा और इसको सुनने के लिए सब लोग उत्सुक भी थे। आपकी उपस्थिति 2000 इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भी रहा था, जिस समय हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी आज तक आपका नाम लेते हैं। आज तक जब मिलते हैं हमसे तो बोले कि उस समय मैं क्या इन्वायरमेंट पर बोलूंगा, लेकिन जब आपका उद्बोधन बाकी लोगों का, वो भी आए थे, आप भी आए थे, वहाँ हम लोगों ने कार्यक्रम, पिछले बार हम लोग कार्यक्रम कराए थे, इस बार संजोग से पिछले बार बीपी हाउस में कराए थे, इस बार संजोग से वेबिनार के माध्यम से ही इस कोविड के चलते मिलना हुआ है। इसलिए आपको मतलब पुनः फिर आगे भी सुनेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो बोलिए रविचंद्र जी, क्या आपके कुछ विषय जो है जी आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो आप पुनः ओजोन के ऊपर में कुछ बताएं। कुछ आप छूट गया है विषय, उसको आप पुनः रखने का कष्ट करें तो अरुण जी से। विषय तो बहुत लंबा है, मैंने कम से कम समय लिया, ज्यादा नहीं लेना चाह रहा था, सुनना चाह रहा था। बहुत लोग हैं बोलने वाले। एक दो तकनीकी जानकारियां मैं रखना चाहूंगा पहले। जो विषय है वैश्विक, तो कोरोना है, एक ओजोन है और पर्यावरण प्रबंधन में मानव की भूमिका। ये पूरा जो विषय है वो एक्चुअली 3 उसमें आयाम है। तो देखिए ओजोन का जो परत की जो लेटेस्ट जो खबर है, जो मैं अब सबको अवगत कराना चाहूंगा, आप लोग को शायद पता भी होगा। ओजोन परत जब से डिस्कवर हुआ 2016 से क्या हुआ है कि जो आधुनिक अनुसंधान जो हुए हैं उसके हिसाब से जो वैज्ञानिक ऑलमोस्ट इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि जो जिसको हम इतनी बड़ी समस्या समझ रहे थे बेसिकली, वो ओजोन परत एक प्राकृतिक फेनोमेनन था। वो एक समस्या नहीं थी। अंटार्कटिक के ऊपर जो अंटार्कटिक के ऊपर जो ओजोन छिद्र बोलते थे हम लोग, और फिर वो आर्कटिक में भी 2011 से थोड़ा देखा गया। तो ऑब्जर्वेशन ये पा रहा है, और जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं एटमॉस्फेरिक स्टडीज के, स्मिथसोनियन, ओशनिक स्टडीज, सब ने ये ऑलमोस्ट ये हो चुका है कि ओजोन
अगर मानव कुछ करे या ना करे, हम कुछ नहीं भी स्टेप लेते हैं तो भी ये अगले 20-25 साल में ये होल पूरा का पूरा ही बंद हो जाएगा। और इस साल तो बहुत जबरदस्त सुधार है। थोड़ा बहुत जो परत खुली थी अप्रैल में आर्कटिक में, बहुत बड़ा छिद्र खुला था, लेकिन वो जैसा मैं पिछली बार बोल रहा था, पोलर वॉर्टेक्स का जो मूवमेंट हुआ उसके कारण वो छिद्र बंद हो गया, अंटार्कटिक का भी। तो ये ओजोन बेसिकली इसीलिए बहुत ज्यादा हम लोग बातचीत आजकल नहीं सुनते हैं ओजोन परत का। अब लीजिए तो ओजोन परत से हम लोग, अगर मैं ये बात कहने की धृष्टता करूं कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है हम लोग को अल्ट्रावायलेट किरणों से, वो नहीं है प्रॉब्लम जी। दूसरा बात कोरोना, कोरोना जैसा राजेंद्र जी ने जो इतनी सुंदर व्याख्या की है, बातें कही है, बहुत सुंदर, उसी में एक बात, वो तो खैर जमीन से जुड़े हुए हैं आदमी, क्या कहा जाए उनके बारे में। तो कोरोना के बारे में जो जर्म्स है ना, देखिए इसके बारे में एक जानकारी तकनीकी में देना चाहूँ। पश्चिमी जो वैज्ञानिक हैं, जो यूरोप के वैज्ञानिक हैं, उनको ये अदृश्य जीवाणुओं के बारे में पता चला 18वीं शताब्दी के अंत में। और तब उसके बाद 19वीं शताब्दी में जब लुई पास्चर ने, हम लोग देखते हैं ना पास्चराइजेशन का जो मेथड लाया, जो अमूल पास्चराइज बटर जो बोलते हैं हम लोग, पास्चराइजेशन उसी जर्म्स को नाश करने के लिए मेथड पास्चराइजेशन बोलते हैं। लेकिन 1767 में भारत की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके गवर्नर जनरल थे, कुछ और बोलते थे, वायसराय के जो चीफ थे, एक डॉक्टर थे, सर्जन भी थे, डॉक्टर हॉलवेल। तो डॉक्टर हॉलवेल ईस्ट इंडिया कंपनी को तो चलाते ही थे कलकत्ता से, इसके अलावा उनका मेडिकल साइंस में दिलचस्पी थी क्योंकि वो डॉक्टर थे। तो उन्होंने शोध किया अदृश्य ये महामारियों पर। भारत में जो महामारियां, चेचक, छोटा जो होता है, बड़ा बिग स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, सब पर शोध किया। और 1767 में लंदन में एक उन्होंने एक सेमिनार में, जो डॉक्टर्स का जो अल्टीमेट बॉडी है डॉक्टर्स की, रॉयल कॉलेज ऑफ जो फिजिशियंस, उसमें एक रिसर्च पेपर सबमिट किया। वो आज भी अवेलेबल है, इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। उसमें उन्होंने बाकायदा बोला कि भारत में टीका लगाया जाता है। और याद रखिएगा 1767 में पूरे पश्चिमी लोगों को जर्म्स के बारे में और उससे बीमारियां फैलती हैं और ये जर्म्स अदृश्य होते हैं, इसके कोई आइडिया ही नहीं था। लेकिन हॉलवेल साहब ने पेपर में बताया है कि भारत में टीका लगाया जाता है, चेचक का टीका, इसका टीका, महामारियों से संक्रमण से बचने के लिए। तो टीका क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत की जो ब्राह्मण वैद्य जो घूम घूम के टीका लगाते हैं, उनका कहना है कि अदृश्य जीवाणु ऐसे होते हैं जो संक्रमण फैलाते हैं। अदृश्य जीवाणु संक्रमण फैलाते हैं। देखिए जी 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 बोला जाए। तो अदृश्य जीवाणु जो संक्रमण फैलाते हैं, तो वहां लंदन में जो डॉक्टर्स लोग बैठे सब हंसने लगे, कह रहे भारत के ब्राह्मणों को, पंडितों को सब कुछ अदृश्य नजर आता है, अदृश्य देवी देवता। तो उनको ये संक्रमण फैलाने वाले जो जीवाणु भी, बीमारी फैलाने वाले जीवाणु भी अदृश्य होने लगे। तो अदृश्य जीवाणुओं के बारे में भी भारत की जो वैद्य थे, यहाँ के डॉक्टर्स थे, उनको पता था। हम लोग जो 19वीं शताब्दी में जाकर के 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में एंटीसेप्टिक पहली बार बना है पश्चिम में, जबकि भारत में 5000 साल से आयुर्वेद में 32 प्रकार के एंटीसेप्टिक यूज होते थे। तो ये ज्ञान और उनसे कैसे बचा जाए, ये ज्ञान भी हम लोगों को पास टेक्निकली अवेलेबल है, पहले से अवेलेबल है, जिसको हम आयुर्वेद में है। होम्योपैथी भी एक तरह से आयुर्वेद का ही एक बाई प्रोडक्ट है जो हैनीमैन ने निकाला। इसको मान्यता नहीं मिल रही है मेन स्ट्रीम में, हम इसकी बात नहीं कर सकते हैं। अभी कोविड के नाम पर देखिए जो ड्रग, जो वैक्सीन रिसर्च हो रहा है, करोड़ों डॉलर्स की, अरबों डॉलर्स की फंडिंग का खेल चल रहा है। और वो क्या करेगा? वैक्सीन क्या कर रहे हैं? क्या वैक्सीन ने चेचक का पूरा इलाज कर दिया? उसके साइड इफेक्ट क्या हुए? विश्व में बहुत लोग वैक्सीन को, यूरोप में भी इसके साइड इफेक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अब आ रहा हूं जो राजेंद्र जी ने बात कही है, जो जीडीपी की बात मैंने कही थी
और प्रधानमंत्री मोदी जी तो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स ने भारत पर एक पेपर लिखा है, भारत के गांवों पर, उनका ऐसे आर्टिकल अवेलेबल है। उन्होंने कहा कि भारत के गांव गजब से आत्मनिर्भर होते हैं, उनकी जितनी आवश्यकता है वो सारे उद्यमी मोर और लेस गांव में ही मिल जाते हैं, उनकी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती हैं। अच्छा, अब इस गांव की आत्मनिर्भरता को मैं जो पहले बार जब बोल रहा था तो मैं बोल रहा था अगर जीडीपी से आंकेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें सूचकांक नीचे चला जाएगा। यही तो दुर्भाग्य है। सारा खेल जो है, हमने विकास की जो पैमाने हैं वो ऐसे मुकर्रर कर दिए हैं। मैं बॉम्बे ज्योग्राफिकल एसोसिएशन का मेंबर हूं। हम लोग का एक सेमिनार हो रहा था और मैंने वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक के जो विकास की जो इंडिकेटर हैं उसकी जो पैरामीटर्स पर ही मैंने प्रश्न चिन्ह लगाया। स्टील का कंजम्पशन, एनर्जी का कंजम्पशन, ये जो कंजम्पशन जितना बढ़ेगा जीडीपी उतना ही बढ़ेगा। और जब हम राजेंद्र जी वाले मॉडल पर आ रहे हैं, जो भारत का सनातन संस्कृति का मॉडल है, जो प्रकृति का दोहन नहीं सिखाता है, जो अपने आप जिसमें एनवायरमेंटल सिक्योरिटी इनबिल्ट है, दोहन नहीं सिखाता है, वो प्रकृति का पोषण संरक्षण अपने आप में निहित है। और इसका एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि देखिए ऑर्गेनिक वे ऑफ, जो हम लोग बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक राइस, ऑर्गेनिक मैंगो, ऑर्गेनिक खाएंगे हम लोग, सारा कुछ ऑर्गेनिक करेंगे, तो ये भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी हर एस्पेक्ट में ही ऑर्गेनिक है। इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स का प्रयोग भारत की सभ्यता में नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल, महर्षि भारद्वाज की एक किताब है विमान शास्त्र पर, तो विमान बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, जो उसमें इस्पात स्टील बनेगा, वो भी ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी है। तो ऑर्गेनिक वे हम लोग की विज्ञान और प्रौद्योगिकी थी, ये सब का सब ही ऑर्गेनिक था। और अगला पॉइंट जो मैं आ रहा हूं वो है देखिए हम लोग जो मीट का कंजम्पशन करते हैं, मीट का कंजम्पशन अब दुनिया मान चुकी है वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू एनवायरनमेंट है। जितना ये हम लोग जो सॉसेजेस बनते हैं, जो बीफ का कंजम्पशन दुनिया में हो रहा है, या जो बकरे का ही कंजम्पशन हो रहा है, उस मीट को प्रोड्यूस करने में जितने हेक्टेयर्स का फार्म कंजम्पशन होता है, उतने में कहीं ज्यादा बड़ी आबादी को हम सस्टेन कर सकते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन फूड अपने आप में एक थ्रेड बन चुका है। तो हमारे जब हमारा आहार, हमारी चर्या, ये सब प्रकृति के साथ तादात्म्य में हमारा नहीं होगा, तब तक पर्यावरण संरक्षण संभव ही नहीं है। तो और जब तक हम वो सूचकांक, अब देखिए आज भारत सरकार पर इतना प्रेशर है विपक्ष की ओर से, और वामपंथ विचारधारा के लोग दिन रात हमला कर रहे हैं कि जीडीपी गिर गया, अब क्या होगा भारत का, भारत की अर्थव्यवस्था तितर बितर हो गई है। जबकि वस्तु स्थिति जाएंगे तो ऐसा नहीं है। जीडीपी सूचकांक ही उन इंडिकेटर्स को लेकर के है जो हमें, जो जिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की राजेंद्र जी बात कर रहे थे, जो हमारा सनातन संस्कृति का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है प्रकृति के साथ, उसके ठीक ऑपोजिट मॉडल है वो। तो जिस तरह से सोलर ऊर्जा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज विश्व में इंडिया लीड कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया मान रही है कि भारत सौर ऊर्जा क्षेत्र में इंडिया लीडर है, उस तरह से ही विकास के सूचकांक को, विकास के जो पैमाने हैं, जी बोला जाए, तो इस चीज को हम लोग को आमूलभूत परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये वर्तमान सरकार बहुत अच्छा कर रही है इस चीज पर, नए तो पर्यावरण संरक्षण, एक तो हमारी पहली बात हो गई कि ओजोन से अब हमें घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इसका वो एक साइक्लिक चीज है जो वैज्ञानिकों ने उसको समझ लिया है अच्छी तरह से। शुरू में समझ कम थी ओजोन को लेकर के, तो घबराहट ज्यादा थी। वो अचानक घटना घटी थी अंटार्कटिक में, तो उस समय ऐसा, उसके बाद से एक अफरा तफरी दुनिया में हो गई कि ओजोन से बहुत सारी समस्याएं हैं। तो टेक्निकली तो संभव है, बट वैसा है नहीं। तो वो अब हमने थोड़ा शांति रहना चाहिए हम लोगों को। और कोरोना जर्म्स में देखिए अपनी सनातन संस्कृति, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, आत्मनिर्भरता, इन सब चीज को जोड़ दें अगर हम,
हमारा मीट कंजम्पशन पर बहुत हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में जितना बीफ का प्रोडक्शन हो रहा है और गौएं कट रही हैं, देखिए अब हम ये बात धर्म की भी है, अर्थव्यवस्था की भी है और पर्यावरण की भी है, लिंक है। तो जिस तरह से बांग्लादेश में गायें जा रही हैं और वहां पर एक्सपोर्ट इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ, तो ये सब चलता रहेगा तो कैसे फिर पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे? तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। तो यही मूलभूत सब चीजें हैं जो हम लोगों को इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। और हमारा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो मोदी जी लेके जा रहे हैं उस तरफ, सनातन संस्कृति का जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, नॉन वेजिटेरियन फूड के खिलाफ हम मुहिम चलाएं। इसको कानून तो नहीं बन सकता, तो इसकी सब लेकर के चले हम। तो मूलभूत ये पॉइंट्स हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं, और क्या कहूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको रसन जी। कई विषय जो आपके मन में छूट गया था कि समय कमी के कारण, लेकिन विषय को आपने रखा। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी महानुभावों को एक बार हमारे तरफ से पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप इस बात से अवगत हैं कि आज विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में हम सब फिजिकली उपस्थित नहीं होकर, कोरोना के कारण फिजिकली उपस्थित नहीं होने के कारण स्काइप से और जो व्यवस्था है उसके माध्यम से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कतिपय कारणों से हम लोग जुड़ नहीं पाए हैं। ये एक व्यवहारिक कठिनाई है जिसके लिए आप सबसे हम क्षमा प्रार्थी हैं और आगे उम्मीद करते हैं कि कोविड-19 के सिचुएशन से जब हमारा देश और पूरा विश्व बाहर आएगा तो हम लोग एक बार फिर फिजिकली रूबरू होकर इस विषय पर वार्ता करेंगे। इस परिदृश्य में आपके समक्ष कुछ मैं बातें रखना चाहता हूँ कि आज के विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आयोजकों को मैं अपने तरफ से बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं समझता हूँ कि कोरोना के काल में इस कार्यक्रम से ज्यादा प्रासंगिकता कभी नहीं रही होगी जब हमारे सामने यह सदृश उपलब्ध है कि पर्यावरण में, जलवायु में, विश्व की व्यवस्था में, प्राकृतिक व्यवस्था में जब कोई बदलाव होगा या बदलाव के जो इम्पैक्ट होंगे वो कितना भयावह होगा, इसकी भयावहता का एक कालखंड, कोरोना कालखंड से हम लोग गुजर रहे हैं। मेरा भूवैज्ञानिक नजरिए से जब मैं इस परिदृश्य को देखता और सोचता हूँ तो मुझे कई संदर्भ, इस प्रसंग, इस समय याद आते हैं कि विश्व के पूरे पृथ्वी के निर्माण में कई ऐसे कालखंड आए हैं जब हमारे विकास की जितनी भी प्रजातियां, विकास के यात्रा में जितनी भी प्रजातियां आई वो विलुप्त हुई और पुनः प्रजातियां बनी और विकसित हुई। इन प्रजातियों को विकसित होने में और आज के विश्व में जीवित रहकर सारे संसाधनों का उपयोग करने में हमारे पर्यावरण का, एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ी भूमिका है। और
यदि ये पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो शायद हम नहीं होते और हमारा अस्तित्व नहीं होता। और ये एटमॉस्फेयर का जो आज एटमॉस्फेयर प्रभावित हो रहा है, जो हमारा ओजोन लेयर पर जो संकट पड़ा है और उससे मानव के एग्जिस्टेंस पर जो दुष्प्रभाव पड़ा है, वो आज हमारे सामने है। आप सब अवगत हैं कि ओजोन लेयर हमारे अल्ट्रा वायलेट रेज को, हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज को, रेडिएशन को जो सूर्य से आता है उसका 97 से 98% अपने में समाहित कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है और हमें पृथ्वी पर एक सुरक्षित लाइफ प्रदान करता है, एक प्रोटेक्शन देता है, एक शील्ड है। और यह लेयर हमारे लिए एक शील्ड का काम करता है। 80 के दशक में वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि ये शील्ड जो हमारे ऊपर ओजोन लेयर के रूप में है वह प्रभावित हो रहा है, और उसके प्रभाव के कारणों का जब अध्ययन किया तब यह पाया कि हम वर्षों से अपने संसाधनों को विकसित करने में, आराम के संसाधनों को विकसित करने में जिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कर रहे थे, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन लेयर डिप्लीट करने में अहम भूमिका निभा रहा है। और हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 89 में सभी देश वहाँ पर जमा हुए, उसके बाद वियना कन्वेंशन हुआ। इनिशियल काल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में काफ़ी कम देश, 43 देश मात्र इसमें सम्मिलित हुए थे, लेकिन बाद के कन्वेंशनों में और बाद के कालखंडों में ओजोन लेयर की डिप्लीशन के प्रभाव को, महत्व को समझते हुए सारे देशों ने इसमें सहभागिता की और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के मैंडेट को स्वीकार किया। और कहीं न कहीं हम आज यह मानते हैं, विश्व का समुदाय यह मानता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में, डिप्लीशन को रोकने में एक सफल प्रयास रहा और हम बहुत हद तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पत्ति को रोक पाने में सक्षम हुए। लेकिन समस्या यहाँ समाप्त नहीं हुई। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंजेज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट, ये सारी समस्याएं आज के दिन भी बरकरार है और इससे हम कहीं न कहीं पर कारगर तरीके से निपट नहीं पाए। इनके कारणों की मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। सभी के कारण एक और एक मात्र कारण है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना, कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल उत्पादन करना और इंडस्ट्रियल उत्पादन को बढ़ावा देना, अपने संसाधनों की व्यवस्था करना और प्रकृति का एक लिमिट से ज़्यादा दोहन करना। और इसका इम्पैक्ट यह है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेज की वजह से हमारा ओजोन लेयर पर डिप्लीशन का खतरा आज भी बरकरार है। जब तक हम ग्लोबल वार्मिंग को, के टेम्परेचर को जो 1 से 2 डिग्री के वृद्धि को सीज नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं कर पाएंगे, तो एक ऐसी स्टडी आई है कि 2065 तक शायद ओजोन लेयर इतना डिप्लीट हो जाए कि हमें हार्मफुल रेडिएशन से नहीं बचा पाएगा। मैं विस्तार में इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ कि हार्मफुल रेडिएशन यदि सीधे मानव को पास पहुँचेगा तो क्या क्या डिजीजेज होंगे। ये सारे डिजीजेज के बारे में हमारा समुदाय, हमारे लोग अवगत हैं। आज के कोरोना काल के संदर्भ में मैं एक डिजीज के बारे में केवल ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, जो यह है कि
यदि हार्मफुल रेडिएशंस हमारे शरीर पर डायरेक्टली आए तो हमारा ये इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, इम्यूनिटी को कमजोर करता है। कोरोना की जो वायरस आज जिससे पूरा विश्व लड़ रहा है, इसमें यदि कोई एक कारगर दवा अभी है तो आपके शरीर की इम्यूनिटी ही है। जिनके शरीर की इम्यूनिटी अच्छी है वो कहीं न कहीं बेहतर तरीके से इस रोग से, कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ रहे हैं। तो आप इस बात की कल्पना कीजिए कि आप रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के सामने एक्सपोज हो जाएंगे और आपकी इम्यूनिटी जो शरीर की इम्यूनिटी है वो यदि समाप्त हो जाएगी, तब आप इस तरह के वायरस से कितने घंटे, कितने सेकंड्स और कितने दिनों तक लड़ के इस पृथ्वी पर जीवित रह पाएंगे। और वैसी स्थिति में ये जो सारे संसाधन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस आप जो कर रहे हैं उसकी क्या उपयोगिता रह जाए। यह हमारे लिए चिंता और चिंतन का विषय आज हमारे सामने है। दूसरी चीजें मैं इस संदर्भ में आज यह रखना चाहता हूं कि जो भूवैज्ञानिक है वो इस बात से पूरी तरह अवगत है कि यदि ग्लोबल वार्मिंग हुआ, पोलर रीजन से ग्लेशियर्स रिसीड करना शुरू हुआ और ग्लेशियर्स का पिघलना शुरू हुआ तो हमारे तहों में, पृथ्वी के तहों पर जो इम्बेडेड वायरस है, वो वायरस काफी मात्रा में रिलीज हो जाएंगे। और तब आज हमारे सामने जितने वायरस से हम लड़ रहे हैं उससे काफी वायरस फिर हमारे सामने नए नए रूप में आएंगे। और एक कोरोना के वायरस के प्रकोप से यदि आज विश्व समुदाय लड़ नहीं पा रहा है, साइंटिफिक कम्युनिटी इसके दवा और इसके उपचारों की खोज में असमर्थ पा रहा है, तो यदि इस प्रकार की वायरस हर पल और हर क्षण नए वायरस निकलना शुरू होंगे तो उससे हम कितना देर और कितने दिनों तक लड़ पाएंगे और हमारा अस्तित्व किस प्रकार से एक बार पूरी तरह से खतरे में आ जाएगा। समाधान कहाँ है? समाधान इस बात में ही है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को न बढ़ने दें, ह्यूमन इंटरफेरेंस को प्रकृति में रोकें, पर्यावरण को रिस्टोर करें, ताकि जितना हमें अपने लिए घर बनाना, हमारे लिए इंडस्ट्री बनाना, हमारे लिए विकास की सारी आधारभूत संरचनाएं बनाना जितना आवश्यक है उससे ज्यादा आवश्यक, उससे ज्यादा आवश्यकता आज के डेट में है। पर्यावरण को हम संरक्षित करें, जलवायु परिवर्तन होने से रोकें, ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन बंद करें और क्लाइमेट चेंज को रोक करके हम अंततः अपने ओजोन लेयर को बचाएं। इसमें इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन और इस अवसर पर इस कार्यक्रमों के आयोजन एक अच्छी बात है, लेकिन अब यह आवश्यकता है कि हर जनमानस को इस मौके पर यह बताया जाए, यह एजुकेट किया जाए, यह समझाने की कोशिश की जाए कि पर्यावरण का नुकसान यदि हुआ तो हम बच नहीं पाएंगे और हमारी कोई भी संरचना हमें शील्ड प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। आप सब यह सोचते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, अशिक्षित लोगों को, अनपढ़ लोगों को, जिनकी लिटरेसी है, जिनके पास वैज्ञानिक समझ नहीं है, उन्हें समझाने की जरूरत है। आपसे हम क्षमा चाहेंगे कि उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे आप जैसे लाखों और करोड़ों लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो सारी चीजों को समझते हैं और वो विकास की अंधी दौड़ में हैं, वो प्रोडक्ट को बनाने की अंधी दौड़ में हैं, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर में हैं और वो जो अपनी आवश्यकता से प्रकृति से ज्यादा लेने के प्रयास में हैं, उनको समझाने की जरूरत है। और
मैं इस मौके पर गांधी जी की उक्ति को पुनः आपके सामने रखना चाहूंगा कि नेचर हैड एवरीथिंग टू मीट द नीड ऑफ द पीपुल, नॉट द ग्रीड ऑफ द पीपुल। हमें अपने ग्रेड को रोकना होगा, हमें अपने लोभ को रोकना होगा और हमें अपने पर्यावरण को संरक्षित करना होगा, जलवायु परिवर्तन को रोकना होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट इमिशंस को रोकना होगा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कम करना होगा और फिर हमें प्रकृति के गोद में रहने के लिए सीखना होगा। जब तक प्रकृति की शरण में आप न जाएंगे, आज कोरोना के संदर्भ में प्रकृति यह आपको समझाने में सफल हो रही है कि आप उनके प्रहार से, उनकी एक कीटाणु के प्रहार को झेल नहीं पाएंगे, तो इस प्रकार के कीटाणु यदि असंख्य निकल करके आएंगे तो आप उस वायरस को कैसे झेल पाएंगे। हम समझते हैं कि हम सभी को यह काल, जिसको कोरोना काल के नाम से जानते हैं, एक जैसे बिफोर बीसी एक वर्ड आता था कि बिफोर बीसी क्या था और आफ्टर बीसी क्या था, तो अब हम कहेंगे कि बिफोर कोरोना काल क्या था और आफ्टर कोरोना काल हर मानव के जीवन में किस तरह से व्यवहार बदलना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों के कम से कम उपयोग कर संरक्षण के प्रति जागरूक होना चाहिए। इस बात का हमें आज संकल्प लेने का दिवस है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपको मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अरुण जी, आपने इस विषय को विस्तृत रूप में प्रकट किया। इससे जितने सुनने वाले लोग हैं, हम जुड़े हैं, नौजवान हैं, सबको इसका लाभ होगा। अब समय धीरे धीरे आ गया है इस कार्यक्रम को समेटने का, घड़ी आ गया है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद कि आपने इस पर्यावरण संरक्षण मंच के इस कार्यक्रम वैश्विक कोरोना के संदर्भ में ओजोन परत एवं पर्यावरण प्रबंधन में मानव की भूमिका विषय पर उद्बोधन किए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार। नमस्कार। 2 मिनट अब हमारे साथ अभय सिन्हा जी हैं। मैं चाहूँगा कि अभय सिन्हा जी बोलें और यहाँ इनको एक तुलसी का पेड़ देंगे हमारे पर्यावरण पोस्ट के कैमरामैन। आप दे अभय सिन्हा जी को, और इसके बाद अभय सिन्हा जी विषय रखना चाहते हैं कुछ पर्यावरण पे। 2 मिनट। मित्रों, आज के समारोह के अध्यक्ष श्री राकेश भास्कर जी, अध्यक्ष पर्यावरण संरक्षण मंच, हमारे बीच कुछ देर पहले देश के जल पुरुष एवं विजेता ने अपनी बातें कही। पर्यावरण संरक्षण मंच का दिल्ली में 3रा साल का कार्यक्रम है, जिन्होंने आज का जो विषय था, तो पर्यावरण संरक्षण मंच ने वैश्विक कोरोना के संदर्भ में ओजोन परत एवं पर्यावरण प्रबंधन में मानव की भूमिका विषय पर आज ये कार्यक्रम रखा था। आज सबको पता है कि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाई जाती है हर साल, और ओजोन दिवस पहली बार दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण मंच के द्वारा आयोजित किया गया है। मुझे बहुत खुशी है और गर्व है कि इस कार्यक्रम का संचालन श्री राकेश भास्कर जी करते हैं और पूरे मनोयोग से करते हैं, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण आज देश की जरूरत है, मैं ऐसा मानता हूं। इसके पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे बीच श्री समीर उरांव राज्यसभा सांसद ने अपनी बातें रखी पर्यावरण संरक्षण ओजोन के संदर्भ में, बहुत ही तार्किक बातें रखी, बहुत ही व्याख्यात ढंग से उन्होंने पेश किया। और श्री राजेंद्र सिंह जल पुरुष ने जो उनके बारे में
पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक कोरोना के संदर्भ में आज जो ओजोन परत जिस तरह से हो रहा है उसके बारे में पूरी भूमिका उन्हें प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं श्री राजेंद्र सिंह जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ डॉक्टर राजन कोचर जी का, मेजर जनरल रिटायर्ड, जिन्होंने अपना इस तरह की बात कही। लेकिन मित्रों, मुझे ये कहना है, आज ओजोन परत जो है पृथ्वी की सूर्य की हानिकारक अल्ट्रा जो है जिसके कारण से किरणों से बचाने का काम करती है, और यह एक देश में आज पर्यावरण से संबंधित मुद्दों जैसे वायु प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, मानव अतिवृष्टि आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ओजोन परत की अहमियता के कारण भी मनाई जाती है। मित्रों, आज कोविड-19 के संबंध में जो बहुत जहरीली समझी गई थी और आसपास की सदियों से उत्सर्जित हो रही गैसें ग्रीन हाउस से और ग्लेशियर पिघलने लगे हैं, सांस लेने के लिए बहुत जहरीली समझी गई थी। इस तरह का जो आयोजन हुआ है बहुत ही मानवीय करुणा से ओतप्रोत है, और मैं ऐसा समझता हूँ इस तरह के कार्यक्रम से लोगों की जागरूकता बढ़ती है, क्योंकि भारत के जनमानस में जो इस तरह ओजोन दिवस तो जानते हैं सारे लोग, लेकिन इसकी क्या भूमिका होगी, इन्होंने आज जो विषय रखा बड़ा ही सामूहिक विषय रखा है कि वैश्विक कोरोना के संदर्भ में ओजोन परत पर्यावरण प्रबंधन मानव की भूमिका के संदर्भ में जो बातें श्री विजय पाल बघेल ग्रीनमैन ने प्रस्तुत किया, और उसके पहले और भी कई वक्ता ने इस बात को रखा। तो आज के कार्यक्रम की मैं ये समझता हूँ और यह कार्यक्रम बहुत सराहनीय रहा, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस तरह के कार्यक्रम करने से जो पर्यावरण संरक्षण जो देश में आज बहुत ही आवश्यक है, पृथ्वी जल वायु तो सबके लिए है, और नीर नदी नारी के बारे में तो आपने सुना, राजेंद्र सिंह ने कितना बढ़िया तार्किक ढंग से रखा इस बात को। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पर्यावरण संरक्षण मंच देश के सामने एक पर्यावरण के प्रति चिंतित नजर आते हैं, और इस तरह के कार्यक्रम से हमें यह आभास होता है आने वाले समय जो प्रकृति का जो हमें प्रतिफल दे रहा है, जो इस तरह से आज कोविड आया, तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में एक जब हम इस तरह की बातें करेंगे तो बहुत हमें लाभ होगा। और मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ, मैं सबको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ आज के कार्यक्रम के, और अपनी बातें समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, आपने इस विषय में अपना विचार रखा। अब हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर जा रहे हैं। हमारे ये अतिथियों द्वारा जो विचार रखा उस पर प्रकाश डालते हुए मैं अपनी बातों को रखूंगा। प्रिय साथियों, आप इस बात से अवगत हैं कि आज संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से प्रभावित है। करोड़ों लोग इससे बीमार हैं, लाखों लोगों की मौत हो गई है, सभी प्रकार के रोजगार इससे प्रभावित हुए हैं। पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आज हमारा युवा वर्ग बेरोजगार है, इस बेरोजगारी से जूझ रहा है। संपूर्ण विश्व की आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक कोरोना की चपेट में है। मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि कोरोना चीन के वुहान लैब से आया या चमगादड़ से। बहस इस बात पर होनी चाहिए कि आखिर ये स्थिति उत्पन्न कैसे हुई। तो मित्रों, बल्कि चिंता और चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए कि बदलते पर्यावरण प्रदूषण से ओजोन लेयर पर पड़ता दुष्प्रभाव कितने खतरनाक भविष्य की ओर इशारा करता है। आज विश्व ओजोन दिवस है। ये कार्यक्रम हम लोगों ने पिछले 3 सालों से
विश्व ओजोन दिवस पर आयोजित करते आ रहे हैं और एक बार पूर्ण दम इस बात का शपथ लेने के लिए हम पर्यावरण संरक्षण के महत्व को जन जन तक ले जाएंगे ताकि अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर हम इसे बचा सके। मित्रों, आज माननीय राजेंद्र जी ने बहुत अच्छी बातें कही, अपने पंचतत्व की बात कही जिससे मनुष्य का निर्माण होता है और मनुष्य अपने आपको स्वयं समाप्त करने की स्थिति में अपने को ले जा रहा है। ये कोई दूसरा नहीं है, इसका जिम्मेवार हम हैं। आज कोरोना के दौर में प्रदूषण कम हुआ तो उसके डर से मनुष्य निकलना बंद कर दिया, घर से प्रदूषण फैलाना बंद कर दिया, जिसके कारण आज कम हो गया। इसी तरह से अगर हम नित्य अपने दिनचर्या में इसको शामिल करें, ये हमारे पूर्वजों ने जो हमको दे कर गया है, जिस तरह का स्वच्छ वातावरण, वही वातावरण हम अपने बच्चों को दे के जाए कि ताकि भविष्य में हमको गाली सुनने का अवसर न प्रदान हो। इसलिए मित्रों, माननीय राजेंद्र जी ने बहुत अच्छी बातें कही, माननीय अरुण जी भूवैज्ञानिक, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, रसेन जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने, डॉक्टर राजन कोचर जी, समीर उरांव जी ने बहुत अच्छी बातें रखी। पर्यावरण संरक्षण मंच का उद्देश्य यही है, इस 16 सितंबर को ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में हम जो ये कार्यक्रम रखते हैं, ये कार्यक्रम एक सिंबॉलिक कार्यक्रम है। इसके माध्यम से ज्यादा अवेयरनेस हो लोगों में पर्यावरण को बचाने के लिए। इसी उद्देश्य के लिए हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं और आगे करते रहेंगे। हमारा है कि हमसे जुड़कर लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, अपने स्वस्थ रहने की स्थिति में हम सफाई पर ध्यान दें। तो एक एक करके अगर 1+1 होते इसी तरह से अगर हम चले जाएंगे तो इसका एक बड़ा उद्देश्य सामने नजर आएगा। इन्हीं सब को लेकर, इन विषयों पर हमारा ये आयोजन होता है कि हजारों लोग इससे जुड़े, देखें, करें, आगे लोगों को बताएं, जानकारी दें। कुछ नहीं हो तो एक तुलसी का पेड़ ही अपने घर में लगाएं। इसीलिए हम लोग यहाँ अपने गेस्टों को तुलसी का पेड़ भेंट करते हैं। ये भी एक कार्यक्रम का पार्ट है कि हम शहर में रहते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, जमीन नहीं है पेड़ लगाने के लिए, तो हम तुलसी का पौधा लगाएं, नीम के पौधा ज्यादा से ज्यादा लगाएं, पीपल का पेड़ हम लगाएं। इसीलिए इन सब चीजों को धर्म से जोड़ा गया था, ताकि हम वो जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, हम जो छोड़ते हैं वो पेड़ ग्रहण करता है, और पेड़ जो छोड़ता है ऑक्सीजन वो हम ग्रहण करते हैं। एक दूसरे के पूरक है दोनों। तो इसलिए इन सब जो लोग हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, लोगों को बताएं, इससे सुनने वाले का भी हौसला बुलंद हुआ। आज सब लोग चिंतित हैं, भारत सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी चिंतित हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले लोग चिंतित हैं, गांव, गली, मोहल्ला, शहर, सबके लोग चिंतित हैं कि कितना हम पर्यावरण को कितना प्रदूषण को कम कर सकते हैं, उतना कम करें। जितना ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, जितना ज्यादा से ज्यादा हम अपने गाड़ी, घोड़ा, एसी सब का कम उपयोग करें, जिससे कि प्रदूषण का लेवल कम हो। और ऐसे भी पूरे विश्व में देखा जाए तो भारत में उसकी स्थिति कम है। इसीलिए कोरोना का भी असर भारत में कम देखने को मिला है, और जिस तरह से बताया कि गांवों में इसका असर उससे भी कम देखने को मिला है। शहर से जो लोग गांव तक गए हैं वही लोग कोरोना को वहां लेकर गए हैं। तो इसका मतलब है कि वहां के लोग चुस्त दुरुस्त मजबूत हैं। तो मित्रों, इन सब चीजों को देखते हुए भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो तो अपना काम करेगा ही।
हमारा आपका भी कर्तव्य बनता है कि हम आप इस विषयों पर जुड़कर काम करें। ये सरकार का काम नहीं है। हम सोचते हैं कि पूरा सफाई करना सरकार का काम है, वृक्ष लगाना सरकार का काम है। तो जब से वृक्ष सरकार के हाथ में चला गया है तब से स्थिति कम हो गई है। और जब वहाँ गांव के लोग, शहर के लोग अपने जब वृक्ष लगाया करते थे, अपने पुत्र के समान मानते थे, लोग नारा देते थे कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान। और इससे जुड़कर जब हम काम करते थे तो वो एक अभिव्यक्ति की आजादी जो आज लोग अन्य चीजों पर मांगते हैं, उन सब लोगों से मेरा आग्रह है कि डिस्ट्रक्टिव कामों को छोड़कर कुछ क्रिएटिव काम करें, जिससे पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा राज्य, जिला, गांव सब खुशहाल हो। वो अगर खुशहाल होगा तो हम खुशहाल होंगे। और आज स्थिति दिनों दिन प्रकट हो रही है कि हम ऑर्गेनिक और बाकी चीजों पर हम जा रहे हैं, और एक गलतफहमी का मार्केट भी उत्पन्न हो रहा है कि हम लोग को चूरा, चावल, ये सब चीजें ऑर्गेनिक और बाकी चीजें, ये सब चीजें तो हम खुद घर में आज से 25-50 साल पहले सब उत्पन्न करते थे। नदी की जो स्थिति थी कि नदी का पानी हम पीते थे, आज वही नदी प्रदूषित होते जा रही है। उसके अंदर भी एक ब्रह्मांड है। नदी के अंदर जिस तरीके से हमारा ये संसार है, उसी तरह से नदी के अंदर भी एक संसार है। उस नदी को भी हमको बचाने की जरूरत है, हमको पेड़ पौधों को बचाने की जरूरत है। सब ये अभियान के रूप में हम इसको चलाएं और हम इसको हल्के में न लें। अगर किसी चीज को हम हल्के में लेते हैं तो उसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए मित्रों, सब लोगों से आग्रह है कि जितने भी लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़े हैं या न्यूज के इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से जुड़ेंगे, उन सब लोगों से भी मेरा आग्रह है कि आप पर्यावरण के प्रति चिंतित रहें, अधिक से अधिक पर्यावरण को बचाएं, प्रदूषित नहीं होने दें। अपने घर, अपने कस्बा, अपने देश के प्रति आपकी जो प्रतिबद्धता है उसको पूर्ण जिम्मेवारी के साथ आप संकल्प लेते हुए एक अभियान चलाकर उसमें शामिल हो। और इन्हीं शब्दों के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस में हम सभी लोग विश्व पर्यावरण ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी मित्र जुड़े, जो वेबिनार से के द्वारा यह आयोजन किया गया। क्योंकि कोरोना का जो माहौल चल रहा है, इसके वजह से हम लोगों को इस माहौल में, इस परिवेश में आज जुड़ना पड़ा है। आप लोग वेबिनार के माध्यम से जुड़े, इसके लिए सभी मित्रों, बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय सांसद समीर उरांव जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ, जो वो आके अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर राज्यसभा से ऑफिस में आके उन्होंने हम लोगों को हौसला को बुलंद किया और पर्यावरण के विषय में काफी उन्होंने बताया। विशिष्ट अतिथि सनोज झा, IAS सचिव, केंद्रीय विद्युत विनिमय आयोग, जो वेबिनार के माध्यम से जुड़े रहे और हम लोगों को हौसला बढ़ाया। वक्ता अरुण कुमार जी, जो रांची से जुड़े, उनको भी विशेष धन्यवाद, जो उन्होंने महत्वपूर्ण समय देके अपने विषय को रखा। मुख्य वक्ता राजेंद्र सिंह जी, जल पुरुष, जिसको पूरे वर्ल्ड जानते हैं, उन्होंने जयपुर से अपना संबोधन किया और काफी महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने
अपना वक्तव्य रखा, मैं उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। मिस्टर डॉक्टर राजन कोचर जी, मेजर जनरल रिटायर्ड, उन्होंने भी काफी अच्छा समय अपने विषय पर उन्होंने बताया, मैं उनको भी विशेष धन्यवाद देता हूँ। और विजय पाल बघेल जी, जो ग्रीन मैन के नाम से जाने जाते हैं, उनको विशेष रूप से वो हमारे सभी कार्यक्रम में आते रहे हैं और इस बार उनको 5 रुपीज का डाक टिकट भी जारी किया गया है। उनको और विशेष रूप से उनको धन्यवाद हम लोग अपने पर्यावरण संरक्षण मंच की ओर से उनको कर रहा हूँ। हमारे बीच अभय सिन्हा जी, LNJP ISDC के महासचिव हैं, उन्होंने भी आके अपना महत्वपूर्ण समय हमारे कार्यालय में दिया, मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच पटना से यशेंद्र प्रसाद, जो कि महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की और उन्होंने हमें दो बार उनको हम लोगों ने समय दिया। एक बार कम समय उन्होंने लिया था, फिर भी मैंने उनको समय देके दोबारा उनसे जानकारी चाहा, उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद। और जितने भी हमारे दर्शक हमारे वेबिनार से जुड़े रहे, जो भी हमारे मित्र हैं, जो हमारे फेसबुक के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से जुड़े रहे हैं, तमाम हजारों की संख्या में जो हमारे जुड़े हुए हैं हमारे संस्था से, उन सभी को धन्यवाद दे रहा हूं जो हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज मेरा कार्यक्रम वैश्विक कोरोना के संदर्भ में ओजोन परत एवं पर्यावरण प्रबंधन में मानव की भूमिका का विषय पर चर्चा हुआ और हम लोग काफी कुछ समझे। आप लोग भी इसका लाभ उठाए। विशेष रूप से धन्यवाद आप सभी को। आज का वेबिनार यहीं पर समाप्त करता हूं। फिर आपसे अगले साल इसी दिन फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। धरती पर छा रहा है अंधेरा, आशा की किरण जगाएं, पर्यावरण को बचाएं।